गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं विलियन चैप्टर की, तो इसमें देख लेते हैं अपन विलियन के बारे में। मैंने आपको बताया कि विलियन जो होता है, विलियन जो होता है वो टू कंटेंट से मिलके बन रहा है अपना, एक विलेय और दूसरा जो है वो विलायक है। ये चीज़ें अपन जानते हैं। इसमें विलेय जो होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा कम होती है, इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यदि अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 10 ग्राम NaCl है, क्या है 10 ग्राम NaCl है, यहाँ पर अपन ने 500 ml H2O ले लिया, ठीक है। तो 10 ग्राम NaCl को आप 500 ml H2O में घोलोगे तो 10 ग्राम क्वांटिटी बहुत कम है, ये मात्रा बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया विलायक और ये क्या हो गया विलेय। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विलियन में विलेय की मात्रा क्या होती है, हमेशा कम होती है, और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। विलियन की अपन डेफिनेशन लिखें, इसकी परिभाषा लिखें। तो विलियन की परिभाषा कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को, ध्यान रखना ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मिश्रण कौन सा होना चाहिए, समांग, समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। अब दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि यदि पदार्थ कितने हैं, दो है, विलियन में भाग लेने वाले पदार्थ दो है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी विलियन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी विलियन, ठीक है। यदि यहाँ पर पदार्थ कितने हैं, तीन हैं, यदि पदार्थ कितने हैं, पदार्थ आपके कितने हैं, तीन हैं, तो पदार्थ तीन है तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनरी, यानी कि और चार हो तो क्वाटरनरी बोल देते हैं अपन को। तो आपके तो क्या है बेसिकली चैप्टर में ये बाइनरी सॉल्यूशंस जो है, द्विअंगी विलियन भी बोल सकते हो आप इनको, द्विअंगी विलियन या बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो ही आपके सिलेबस में है, बाकी से आपके कोई इतना इंटरेस्ट वाली बात है नहीं। तो सॉल्यूशन जो है उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो ताकि नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं विलियनों के प्रकार। विलियनों के प्रकार में देखिए, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर अपन ले लेते हैं विलायक, यहाँ अपन ले लेते हैं विलेय, और यहाँ ले लेते हैं उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया गैस, तो गैस विलायक है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, उसमें हमने क्या मिक्स किया, गैस ही मिक्स किया, गैस को ही मिलाया, तो जो विलियन बनेगा वो क्या बन गया, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस प्लस द्रव, गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, द्रव की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ये बनता है कोहरा, ठीक है। सर्दी के दिनों में आप देखते हो कोहरा जो होता है उसमें क्या होता है, वायु में क्या रहते हैं, जल के कण रहते हैं। तीसरा है गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस, तो वायु में कार्बन के कण जो होते हैं वो क्या होता है, धुआं जिसे आप बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये तीन तरह के सॉल्यूशन किसके हो गए हैं, गैसों के। अब हम बात करते हैं द्रव की, द्रव के साथ द्रव मिलाओगे, जैसे अल्कोहल,
प्लस जल, और यदि अपन द्रव के साथ क्या मिलाते हैं, ठोस मिलाते हैं, तो जैसे NaCl ठोस है और H2O क्या है, द्रव है। अपन द्रव के साथ क्या मिलाएं, गैस मिलाएं, तो जैसे आपका शीतल पेय या सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होती है, CO2, तो ये क्या है वहाँ पर विलेय है, और ये सोडा वाटर में जो अपना लिक्विड है, तो क्या हो गया, ये तो विलेय हो गया, विलायक हो गया, तो द्रव में क्या हो गया, गैस हो गया। तो 3 विलयन किसके हो गए, द्रव के हो गए। अब किसके देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अपन ठोस के। देखो ठोस के साथ ठोस मिलाओगे, जैसे 2 मिश्र धातुओं को मिला, 2 धातुओं को मिला दिया, तो बनने वाला नया मिश्रण क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। उसके बाद यदि हम ठोस के साथ में क्या मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, तो 11वीं क्लास में हाइड्रोजनीकरण देखा होगा आपने। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल जो होता है उसकी सतह पर हम क्या करते हैं, H2 गैस पास करते हैं, ठीक है। और यदि हम ठोस की बात करें, ठोस के साथ हम क्या मिला रहे हैं, द्रव, तो जैसे अपने पास में क्या है, सोडियम धातु ठोस है, प्लस Hg क्या है, द्रव है, तो इसे हम बोलते हैं अमलगम। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। कब, जब ठोस धातु जो होती है उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, द्रव को मिक्स कर रहे हैं। ठोस की मात्रा ज़्यादा है और द्रव की मात्रा क्या है, कम है, तो उस स्थिति में क्या बनता है, अमलगम बनता है। इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल अपने टाइप विलयन कितने हो गए, 3 तो गैसीय हो गए, 3 द्रव के हो गए और 3 ठोस के हो गए। वैसे बेसिकली ये 7 रहते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं जैसे ठोस द्रव की, तो ठोस द्रव जो होता है वो समांग में कम आता है, समांग नहीं बना पाता है। तो एक तो आपका ये हो गया, और एक दूसरे अपन बात करें कि ठोस और गैस जो होता है ये दोनों भी क्या होते हैं, समांग स्थिति में लास्ट में जब विलयन बनता है तो नहीं आ पाते हैं। तो इन दोनों को कभी कभी क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो टोटल फिर अपने पास कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। लेकिन ऐसे क्लासिफिकेशन में हम कितने ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इन 2 को अपन नेगलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि विलयन का मतलब होता है समांग मिश्रण। लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ विलयन, विलयन बनने के बाद भी इन दोनों का क्या रहता है कि ये समांग स्थिति में नहीं आते, ठीक है। विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर देख लेते हैं अपन। विलेय व विलायक की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं अपन। तो एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है हम इसको क्या पर 100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। विलायक जो होता है उसके प्रति 100 मिलीलीटर विलयन को अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाते हैं। उसमें विलेय की मात्रा, उसमें विलेय की मात्रा यदि पर्याप्त मात्रा में घुली हुई है, ठीक है, पूर्णतः घुली हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। यदि ये प्रति 100 ml विलयन में, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की मात्रा कम घुली हुई है तो इसे बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, ठीक है। और यही चीज़, यही यदि इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अति संतृप्त विलयन। उसको हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। आगे बात समझ में। तो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये किस पे डिसाइड किया जाता है, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन पर। यदि प्रति 100 मिलीलीटर में यदि सॉल्यूट की अपने विलेय की मात्रा जो है वो पूरी तरह घुली हुई है, पूरी तरह मिली हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त। यदि उतनी नहीं मिली हुई जितनी मिलनी चाहिए, पूरी तरह वो नहीं घुला हुआ है, पूरी तरह विलयशील नहीं है, तो वो क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। और यदि बहुत ज़्यादा मात्रा है उसकी तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इनके डेफिनेशंस वगैरह जनरल पूछ ली जाती है। बाकी मेन आपका जो है वो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स होती है।
सांद्रण की गणना जो होती है वो होती है, तो वो अपन देखते हैं। सांद्रण की गणना, सांद्रण की गणना। तो सांद्रण की गणना करने से पहले कुछ वर्ड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएबल्स, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे अपने पास में है विलियन। विलियन में मैंने कहा कि पहले तो क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, विलेय होता है। अब विलायक जो है वो पहले से ही है अपने पास में, जैसे अपने पास में H2O है और NaCl है, तो पहले H2 होगा, उसी में तो अपन NaCl मिलाएंगे, ठीक है ना। तो विलायक अपने पास में पहले ऑलरेडी है, उसमें अपन क्या करते हैं, विलेय को मिलाते हैं। मतलब कि विलायक जो है वो पहला घटक है, विलायक क्या है, पहला घटक है, और विलेय जो है वो दूसरा घटक है, यानी विलेय को बाद में मिलाते हैं। तो विलायक क्या हो गया आपका, A घटक, और विलेय क्या हो गया आपका, B घटक। विलेय बाद में आता है इसलिए वो क्या हो गया, B घटक हो गया। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखिए हम इस A और B के आधार पर इनके कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, विलेय और विलायक के। जैसे मैंने कहा कि WA का मतलब होगा विलायक का भार, और MA का मतलब होगा विलायक का आणविक द्रव्यमान, और WB का मतलब होगा विलेय का भार, और MB का मतलब होगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर है चीज़। और यदि अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की, तो VA का मतलब क्या हो गया, विलायक का आयतन, और VB का मतलब क्या हो गया, विलेय का आयतन। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स अपन क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अब अपन सांद्रण को निर्देशित गणना करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, सांद्रण की गणना, सांद्रण की गणना, सांद्रण की गणना आप करोगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट है मोलरता, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको किससे करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरता की परिभाषा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखें तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का
आयतन लीटर में। ठीक है, तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब इसको देखो, मैं बता रहा हूँ प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब हमको किस में लेना है, आयतन लीटर में लेना है। और उसमें क्या होनी चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के जितने मोल होते हैं वो उसकी क्या रहती है, मोलरता रहती है। अब देखिए इसकी अपन यूनिट निकालें, इसकी इकाई निकालते हैं, तो ऊपर क्या है, मोल है, ऊपर क्या है, मोल है, और नीचे क्या है, आयतन किस में है, लीटर में। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये लीटर इन्वर्स, तो क्या हो गया, मोल लीटर इन्वर्स। मोलरता की इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इन्वर्स। इसकी इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इन्वर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए मोलरता जो होती है उसको अपन वेरिएबल फॉर्म में यदि लिखते हैं तो सूत्र अपना ये है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए तो m बराबर, मैंने अभी आपको पीछे वेरिएबल्स बताए थे, विलेय के मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, NB से। विलयन का आयतन किस में लेंगे, लीटर में, तो V किस में, लीटर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसको अपन थोड़ा और आगे खोलते हैं। तो पहले तो मैं आपको मोल्स बता देता हूँ, मोल क्या होते हैं। मोल बराबर होता है पदार्थ का भार या यौगिक का भार, यौगिक का भार बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। यानी कि आप लिख सकते हो मोल बराबर W/m। ठीक है, अब हम इसके केस में लेते हैं, तो इसके केस में आप लोगे तो NB बराबर क्या आ जाएगा, WB/MB। भाई NB निकाल रहे हैं, N यानी मोल किसके, B के, B कौन है, सोल्यूट, विलेय, B कौन है, विलेय है। तो विलेय के मोल के लिए विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। B का मतलब विलेय, W का मतलब भार, B का मतलब विलेय, M का मतलब आणविक द्रव्यमान। तो NB बराबर WB/MB। तो इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं, क्या है, WB/MB बटे क्या है, V किस में है, लीटर में। ठीक है, अब देखिए ये हमको यदि किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है, किसको, आयतन को, क्योंकि एक्चुअल में ये WB क्या है, WB किस में है, ग्राम में है। तो हम यूनिट यदि इक्वल करते हैं तो इसको हम किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में ले लेंगे। ये किलोग्राम में होता तो लीटर में कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये ग्राम में है तो इसको किस में लेंगे, मिलीलीटर में। तो देखिए इसको हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये देखिए m बराबर WB
तो ये एम बी कहाँ गया नीचे, इंटू वी किस में, मिलीलीटर में, किस में आ गया, मिलीलीटर में। तो अब इसके नीचे क्या था, देखो V मिलीलीटर बटे 1000 था ना, 1000 था। तो ये जो 1000 है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम क्या रख देंगे यहाँ। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख सकते हैं, m बराबर WB बाय MB इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम, मैं वापस से समझा रहा हूँ कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेन का आयतन लीटर में। मोल कैसे निकालते हैं, यौगिक का भार बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान W बाय M। हमको विलेय के मोल निकालने हैं तो NB बराबर WB बाई MB, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने क्या, विलेय के मोलों की संख्या लिख दी NB और नीचे क्या लिख दिया, विलेन का आयतन लीटर में। यहाँ हम क्या लाए, NB का मान। NB का मान क्या है, ये NB का मान क्या है, ये इसको कहाँ रखा, यहाँ रखा। नीचे क्या है, V इन लीटर। M बराबर WB बाई MB, इसको हमने लीटर से किस में बदल लिया, मिलीलीटर में। उसके लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया। 1000 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन मिलीलीटर। तो M बराबर क्या हो गया, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन मिलीलीटर। क्लियर ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस पर एक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उदाहरण फर्स्ट, किसी विलयन के 2 लीटर आयतन में 980 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया है, तो इसकी मोलरता क्या होगी, तो इसकी मोलरता क्या होगी। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले अपन को न्यूमेरिकल में एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपन को कंटेंट्स यहाँ दे रखे हैं, जो डेटा दे रखा है उस डेटा को फिल्टर कर लो। क्या क्या दे रखा है, H2SO4 का भार, और H2SO4 क्या है, विलेय। H2SO4 क्या है, विलेय है। तो भार कितना आ गया इसका, 980 ग्राम। ठीक है। उसके बाद विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि V क्या दे रखा है, V दे रखा है कितना, 2 लीटर। कितना दे रखा है, 2 लीटर। ठीक है। अब सूत्र क्या है अपना, M बराबर NB बाय V इन लीटर। अब देखो डेटा में अपने पास क्या है, V तो है, V तो अपन को दिया हुआ है, लेकिन NB नहीं है। NB याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, NB बराबर
NW बाय या WB बाय MB, तो NB बराबर WB कितना गिवन है, WB गिवन है आपको 980, कितना गिवन है 980, और MB कैसे ज्ञात करेंगे तो देख लीजिए, H2SO4 में हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु कितने हैं 2 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 4, ठीक है, तो 2 + 32 + 64 तो कितना हो गया 98 ग्राम, कितना आ गया 98 ग्राम, कितना है ये 98 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको 98 ग्राम, तो कितना आ गया 10, तो यहाँ पर क्या कर देंगे M बराबर NB कितना आया 10, V कितना है 2, तो कितना आ गया 5 मोल प्रति लीटर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इनके नोट्स बनाने अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम रहे तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शीट्स वगैरह जो है उनसे आप इनके एक्सरसाइज कीजिए, कहीं पे क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो मैं कुछ आणविक द्रव्यमान है वो मैं आपको बता देता हूँ और कैसे हल करने हैं आपको, उसके बाद आप कोशिश करना। जैसे कुछ कंपाउंड्स है, जनरल कंपाउंड्स उनके बता देता हूँ, आप फिर आप भी कोशिश करना। जैसे अपने पास में है NaOH, तो NaOH में Na का कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 ग्राम, कितना हो गया 40 ग्राम। B जैसे अपन ले लेते हैं NaCl, तो NaCl में Na का कितना है 23 प्लस 23 लिया था ना अपन ने इसका भी, Cl का है 35.5, तो ये हो गया आपका 58.5 ग्राम, ठीक है। जैसे अपने पास में है HCl, तो H का 1 + 35.5, तो ये बन गया कितना 36.5 ग्राम। ये आपको कुछ है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे ये दिमाग में हो जाएंगे सारे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये HCl का हो गया। उसके बाद आप HNO3 का ले सकते हो, 1 + 14 + 16 × 3, तो ये हो गया 15 प्लस कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 63 ग्राम। यहाँ पर अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे अपने पास में है NH3 में कितना है 14 + 3, 1 × 3, 14 + 3, तो कितना हो गया 17 ग्राम, ठीक है। जैसे आपके पास में है CO2, तो ये हो गया 12 + 16 × 2, तो 12 + 32 = 44 ग्राम। तो ये कुछ ऐसे हैं जो टर्म्स नॉर्मल अपन को ध्यान में रखने हैं। CH4 आपके पास में, CH4 में 12 + 1 × 4, तो यहाँ पर हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16 ग्राम, ठीक है। ये कुछ है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और भी कंपाउंड्स हैं जिनके आप लोगों को कोशिश करना कि उनके आणविक द्रव्यमान जो है आपको पता रहे, क्योंकि जब आणविक द्रव्यमान पता रहेगा तो अपन आराम से मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भार दिया होता है क्वेश्चन में, तो उससे आप मोलरता जो है उसको अच्छे से कर सकते हो। तो थोड़ा इनके नोट्स वगैरह बनाना। थैंक यू, आगे कल पढ़ाते हैं।